नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर इंदिरापुरम शक्तिखंड 2 स्थित जसोदा मेडिसिटी अस्पताल का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौके पर मौजूद रहीं। मंच पर पहुंचने से पहले राष्ट्रपति ने अस्पताल का भ्रमण कर अस्पताल में मौजूदा आधुनिक उपकरण और बेहतर इलाज के बारे में जाना। मंच पर यशोदा प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और इसके बाद से अस्पताल के एमडी ने अस्पताल की जानकारी दी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करीब पिछले 8 साल में हमने उत्तर प्रदेश में 42 मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं और यहाँ पर 2 AIIMS यानी कि एम्स बनवाए हैं और इससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। धर्म के सभी साधना और जीवन का उद्देश्य स्वास्थ्य शरीर से ही संभव हो सकता है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यशोदा अस्पताल ने राष्ट्रीय प्राथमिकता को पूरी निष्ठा से अपनाया है और यह अस्पताल निजी क्षेत्र में टीबी उन्मूलन प्रणाली के अंतर्गत उत्तर भारत के पहले केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है और मैं चाहती हूं कि ये संस्था सिकल सेल एनीमिया से संबंधित राष्ट्रीय पहलों में यथासंभव योगदान दे और इसके संस्था के नेतृत्व समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता देता है। आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर PN अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक MOU किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा, जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर PN अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके। इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर PN अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यशोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा घाट पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक कार्तिक मेले की तैयारियों की समीक्षा की और मेला स्थल का निरीक्षण भी किया। तो वहीं सीएम योगी ने हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारी का हाईवे संरक्षण भी किया और हवाई संरक्षण के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की।
खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर हॉस्पिटल ने एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम खुराना निवासी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद ही उनकी अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू हो गई और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था और इसके साथ ही उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल पीलीभीत उन्हें रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही देवकी की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल का निरीक्षण कराया और इसे सीज भी कर दिया है। जांच में बुनियादी सुविधाओं की कमी और साथ ही अन्य स्टाफों की जानकारी सामने आई है। परिजनों ने आशा वर्कर्स पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि कमीशन के लालच में मरीजों को ऐसे अनौपचारिक अस्पतालों में भेज देते हैं, जहां पर जीवन रक्षक सुविधाएं नहीं होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लापरवाही की पुष्टि होने की संभावना है और इलाके में पहले भी इसी तरह की मौतें हो चुकी हैं। अभी पता चला है कि यहाँ एक जो महिला है उसकी डेथ हो गई है। उस संबंध में सीएम साहब ने मुझे भेजा है, तो उस संबंध में मैं यहाँ जांच करने आया हूँ। अच्छा, तो अब अभी महिला की बॉडी यहाँ रखी हुई है, तो इसी वजह से अभी जो पीड़ित पक्ष है वो थाने में एफआईआर कराने और बाकी अपनी तहरीर लिखवाने के लिए गए हैं। इसी वजह से यहाँ की कार्रवाई रुकी हुई है। इसी बीच में हमने इन्हें स्पष्टीकरण के लिए 1 दिन का टाइम दिया और पीड़ित पक्षों की वो अपना इस बारे में अपना स्पष्टीकरण मेरे कागज में आगे बताएं। कहाँ के निवासी हैं? बढ़िया संतोष। ये क्या मामला हुआ? डिलीवरी कराने थी माहिर, और पहले हम सरकारी अस्पताल में ले गए, फिर इधर आए। आशा ने बोला कि उधर चलो, उधर सही होगा, बच्चा लेना है। तो हम घबरा गए, तो इधर ही ले आए। फिर इधर 3:30 बजे हो गया वो जन्म लड़की का। फिर इसके कहना खून नहीं बंद हुआ, तो फिर उनने बोला कि जो कुछ हम करते हैं वो करने दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो भीतर गई, भीतर गिरगिट करा के फिर इसका ऑक्सीजन लगा दिया। वो फिर दम यहाँ हटा ली इनने कि पीलीभीत ले जाओ तो यही। बता दें कि खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर सेवा हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है और इसके साथ ही परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संजय शुक्ला संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल का मामला सामने आया है और ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ कहना है? अनीता, जैसा कि आपको जानकारी दे दूं, ये कोई पहली बार इस अस्पताल के लिए नई कोई घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं जो है इस हॉस्पिटल में घट चुकी हैं। होता क्या है कि ये लोग अपनी अधिकारियों से सेटिंग करते हैं और सेटिंग करने के बाद में जो है इनका कुछ समय के लिए हॉस्पिटल जो सीज कर दिया जाता है। जब कोई घटना घटित होती है उसके लगभग 15 से 20 दिन या महीने के बाद जो है दोबारा इनको परमिशन दे दी जाती है खोलने की। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर आरोप ये भी है कि परिजनों द्वारा बताया गया, जो महिला थी जो जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि अस्पताल में जो भी स्टाफ था वो अनट्रेंड था। जिनके प्रसव के दौरान जो है जब वो इलाज कर रहे थे तो महिला की ब्लीडिंग शुरू हो गई और इनके पास ऐसा कोई काबिल डॉक्टर नहीं था जिससे कि उस महिला की जो ब्लीडिंग थी उसे रोक दिया जाए। जिसके चलते जो है अस्पताल प्रशासन द्वारा जो है लापरवाही दिखाते हुए अपनी कमी को छुपाने के लिए पेशेंट को जो है वहां से रेफर कर दिया जाता है पीलीभीत के लिए। और जब परिजन जो है पीलीभीत ले जा रहे थे तभी रास्ते में महिला ने जो है दम तोड़ दिया। तो उसके बाद में जब ये मामला जब तूल पकड़ता गया तो कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों को जब इसकी सूचना मिली तो MOIC वहां पर पहुंचे CMO के निर्देश पर और उन्होंने हॉस्पिटल सील करने की बात कहते हुए जो है नोटिस हॉस्पिटल संचालक को दे दिया। जिसके बाद जो है जब CMO सख्त हुए उसके बाद जो है MOIC द्वारा जाकर मौके पर हॉस्पिटल को जो है आज सुबह के टाइम जो है लगभग 10 बजे के टाइम सीज कर दिया गया है। जी, आशा वर्कर्स पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है।
जी, अब जैसा कि आपको बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आशाएं काम करती हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जब कोई महिला गर्भवती होती है तो वो किसी न किसी आशा के संपर्क में होती है। अब चूंकि आशा लोगों को जो है प्राइवेट डॉक्टर जो है कमीशन देते हैं, जिसके चलते जो है ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो है वो अपनी तरफ लेके आते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में ना जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है उनको भर्ती करवाते हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनका उपचार करते हैं, जिसमें आशा वर्करों की जो है कमीशन तय होती है। और कहीं ना कहीं जो है आशा वर्करों की लापरवाही ये रहती है कि जब आपको सरकार द्वारा चुना गया है और सरकारी हॉस्पिटलों के लिए चुना गया है, तो आपको जो है अनट्रेंड जहाँ पर डॉक्टर है वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहां पर ट्रेंड डॉक्टर होते हैं जिन्हें हर एक चीज की जानकारी रहती है। वो कहीं ना कहीं से अपनी खुद ही व्यवस्था करेंगे, जिससे कि मरीज को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए संजय जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और अंतर जनपदीय 6 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 4.131 किलोग्राम अफीम बरामद की है। बता दें कि यूपी एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 6 अभियुक्तों को बरेली में गिरफ्तार किया है और एसटीएफ ने इसके साथ ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली जंक्शन जाने वाले रोड पर विजय द्वार से 50 मीटर आगे पकड़े गए हैं ये आरोपी और अभियुक्तों के पास से 4.131 किलो अवैध अफीम बरामद हुई है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। एसटीएफ ने अभियुक्तों के कब्जे से एक गाड़ी भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस लगातार यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और 6 अंतर जनपदीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और उन्हें साधारण बताकर अनादर किया है और इस आरोप के विरोध में कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंकने का प्रयास भी किया है। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से पुतले को जब्त कर लिया और स्थिति को शांत किया। विवाद के दौरान हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने सिटी कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोपों को जांच और कार्रवाई की मांग की है और ये घटना मुजफ्फरनगर के हृदय स्थित शिव चौक पर घटित हुई स्थानीय लोगों के बीच चिंता और विवाद का कारण बनी है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद नोएडा पहुंचे हैं और स्थानीय मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूबरू हुए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का लाभ मछुआरों और सामान्य जनता तक पहुंचाया जा रहा है। संजय निषाद ने बिहार चुनाव के संदर्भ में कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और जनता इसके पक्ष में मतदान करे। उन्होंने विशेष रूप से बिहार के मछुआरों के 18% आरक्षण के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इस मुद्दे के आधार पर मछुआरा समाज के लोग अपने वोट का प्रयोग करें। और इसके साथ ही संजय निषाद ने छठ पूजा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी और जनता से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बस विभाग से संबंधित जितनी परियोजनाएं प्रधानमंत्री के इस जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर जिन जिन विभागों को दिया गया था, उस परियोजनाओं की समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश में चल रही है। अभी 25 लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से हम लोगों ने कई करोड़ रुपया दिया गया है। इसमें कुछ एक बड़ी परियोजना, एक मिल है, अभी एक hatchery लगा रहा हूँ, तमाम दुकानें हैं जो जिंदा मछली केंद्र हैं, टेम्पो दिए गए। संभल में 24 कोसीय परिक्रमा धूमधाम के साथ अब शुरू हो गई है। हजारों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए और लोगों ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारे भी लगाए हैं। प्रशासन ने साफ सुरक्षा, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं से सही सभी इंतजाम किए और इसके साथ ही श्रद्धालु संभल के देवी देवताओं की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा को लेकर उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। परिक्रमा यात्रा 40 गांव से होकर गुजरेगी, जिससे श्रद्धालु सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कर सकेंगे और संभल के प्राचीन वंश गोपाल तीर्थ से परंपरागत तरीके से परिक्रमा शुरू हुई है, तो वहीं स्थानीय लोग इसे फेरी के नाम से भी जानते हैं। 2017 के बाद बदलाव ही बदलाव, लेकिन जिस परिक्रमा की बात आप कर रहे हैं इसमें तो अभूतपूर्व बदलाव है। प्रशासन का बहुत सहयोग है, सरकार की मंशा है कि 68 तीर्थ 19 कूप जो यहाँ विराजमान है, जिनकी ये परिक्रमा आज होती है, के साथ में सरकार द्वारा
पैसा दिया गया है। कई तीर्थों पर अभी काम हुए हैं। 2 तीर्थों का पर्स मैंने जहाँ से ये परिक्रमा शुरू होती है, जहाँ से सीढ़ी शुरू होती है, वह एक ऐसा धाम है वंश गोपाल कल्की धाम। जिस किसी परिवार के अंदर वंश नहीं चलता हो, उसका वंश चल जाता है जब वो वास्तव में ईमानदारी के साथ पूरे मनोयोग के साथ वो पूजा अर्चना करता है उस मंदिर में। यूपी के अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के साई विहार में 23 और 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि के दौरान 3 नकाबपोश चोर, जिनके हाथ में साफ दिखाई दे रहा था कि उनके पास तमंचा भी था और कमर पर बैग भी लटकाए हुए थे और कई घंटों तक कॉलोनी की गलियों में टहलते हुए रेकी करते हुए नजर आए, जबकि उनकी पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय युवक ने बताया कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में चोर सक्रिय हैं और हाल ही में उनकी संपत्ति सहित कई बड़े घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा है कि उनके अपने घर में भी कुछ दिन पहले दिन दहाड़े लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिससे क्षेत्रवासियों में सुरक्षा को लेकर काफी चिंता और डर का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से इलाके में रहने वाले लोग चौकन्ना हो गए हैं और पुलिस को लगातार सूचित भी किया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि चोरों की योजना पहले से बनाई गई थी या फिर ये कोई आकस्मिक घटना थी, जबकि पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने और संदिग्ध चोरों को जल्द गिरफ्तारी करने के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने गजरौला के तिगरी धाम पर लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए झूला और सर्कस जैसे साधन भी लगभग तैयार हो चुके हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की एक अस्थायी कोतवाली बनकर तैयारी की गई है और पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से की जाएगी। सुरक्षा के लिए मेले में लगभग 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पूरा मेला क्षेत्र को 21 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जिला अधिकारी ने ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लगातार यहाँ पे टिगरी मेले में समीक्षा भी करी जा रही है और लगातार हमारे अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे विजिट करते हुए कार्य को पूर्णता की तरफ लेके जाया जा रहा है। हमारे घाट जो है ऑलमोस्ट रेडी हैं, कल तक रेडी हो जाएंगे और लोगों का भी आना अब शुरू हो गया है। तो अब हमारे लिए ये चुनौती भी है कि लोगों को हम लोग सही जगह पे बसाएं, ताकि हमारी जो रोड्स हैं जो विगत वर्षों में पतली हो जाती थी, हमारी कोशिश रहेगा कि उसके ऊपर एनक्रोचमेंट ना हो, ताकि एक चौड़ी रोड लोगों को मिल सके, जिसकी वजह से आवाजाही का सुगमता से इसमें करा जाए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर चोर गैंग का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के कब्जे से 7 लाख का कॉपर कॉयल और करीब 20 लाख रुपए का वाहन बरामद किया है। पुलिस ने इस गैंग के मुख्य आरोपी सहित 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गाजियाबाद के सदस्य हैं और जिन पर गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और शामली में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया है। देखिए, पिछले दिनों शिकायत मिल रही थी कि ट्रांसफार्मर की चोरी और कायल तक जो उसमें कॉयल होता है वो कॉपर की वो चोरी की जा रही है तथा तमाम किसानों को दिक्कत हो रही है। इसी क्रम में जो है मेरे द्वारा गोलियां लगी हैं तथा पुलिस टीम पर भी फायर किया गया है और इस प्रकार से कैंटर सहित ये 5.40 हमारा ट्रांसफार्मर की। यूपी के संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा कुंज कॉलोनी स्थित एहसान हॉस्पिटल बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी, सहायक सीओ और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में प्रशासन की संयुक्त टीम ने हॉस्पिटल पर छापेमारी की और इस दौरान प्रसव को लाई गई महिला अस्पताल में भर्ती मिली, जबकि हॉस्पिटल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध तरीके से संचालित इस हॉस्पिटल को फिलहाल सील कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। कार्रवाई हुई है क्या? आज कोई डॉक्टर का यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रसव करवाने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो जिन डॉक्टर्स के नाम में रजिस्टर्ड था वो डॉक्टर्स भी यहाँ किसी के दृष्टिगत कार्रवाई हुई है क्या? आज मुजफ्फरनगर में आयोजित सैनिक सम्मेलन में पूर्व सैनिक करण सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और साथ ही कई
मंत्री मौके पर मौजूद रहे तो वहीं पूर्व सैनिक और क्षेत्र के सम्मानित लोग भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं सैनिक सम्मेलन के दौरान गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी भी मौके पर पहुंचे और इस बारे में कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। गन्ना मंत्री द्वारा बताया गया कि अगर पहले सैनिक कहीं बॉर्डर पर शहीद होते थे तो उनके पार्थिव शरीर को बॉर्डर से गाड़ी द्वारा उनके पैतृक गाँव में भेज दिया जाता था। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी करण सिंह जी का की जयंती थी। उस पे यहाँ सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए, जिसमें आजाद। देखिए, पढ़ने की पहली बात तो कोई उम्र नहीं होती, आपने ठीक कहा है। समय तो निकल जाता है। जब मैं सफर में हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा, कभी आधा घंटा लगेगा, कभी 45 मिनट। सफर में क्या करते हैं, सफर में भी किताब पढ़ने का पहले से मुझे शौक रहा है और मैंने पहले भी एक बार एलएलबी करने का प्रयास किया था। 2007-8 में मेरिट कॉलेज मेरिट में एडमिशन लिया था। उस समय मैं अपनी एलएलबी पूरी नहीं कर पाया। पहले से मेरी इच्छा थी। मेरी 2004 में तो पीएचडी कंप्लीट हुई थी, तो ज्यादा लंबा गैप नहीं है, 20 साल का गैप मात्र है। तो कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, एलएलबी करूंगा। मंत्री जी, इमरान जालौन के मुख्यालय उरई स्थित आरटीओ दफ्तर का निरीक्षण हुआ है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने और बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उप परिवहन आयुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में लगातार चल रहे ओवरलोडिंग के मामले की समीक्षा की और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही डग्गा मार वाहनों से ले जाए जा रहे स्कूली बच्चों के मामले में कार्रवाई करने और अन्य जिलों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जालौन में इसलिए आया हूं कि अभी भी मैंने उप परिवहन परिक्षेत्र झांसी का पदभार ग्रहण किया है पिछले हफ्ते। तो चूंकि मेरे बुंदेलखंड के परिक्षेत्र के जिलों में से एक जालौन भी है, तो आज मैं जालौन के कार्यालय का निरीक्षण करने अपने अधिकारियों से बातचीत करने आया था और यह भी इनको निर्देश देने आया था कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के थोड़ा एक अवेयरनेस की जरूरत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पे, सड़क सुरक्षा पे काम करने की जरूरत है। तो एक सेंसिटाइजेशन हो जाएगा और धीरे धीरे करके आगे हम लोग जो है समाज के विभिन्न तबकों से भी बात करेंगे। आप सबका भी सहयोग लेंगे और जितने भी लोग हैं उनको हम इस पर अवेयर करेंगे कि सड़क सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। हमें जानें बचानी है, दुर्घटनाएं कम करनी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य। सहारनपुर के विकास खंड मुजफ्फराबाद का गांव पूर्व का टांडा आज भी विकास से कोसों दूर है। ग्रामीण कच्चे रास्तों और गहरे खड्डों से होकर गांव तक पहुंचते हैं। चारों ओर फैली पहाड़ियों और घने जंगल इस गांव की पूरी तरह से अलग थलग कर देता है। गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए हर रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। अभी तक सरकार ने गांव तक पहुंचने के लिए कोई भी पक्की सड़कें नहीं बनवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली है। चुनाव के समय नेता बहुत वादे करते हैं, लेकिन जीत के बाद गांव की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के विकास खंड मुजफ्फराबाद की ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आई और आकर चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक मुजफ्फरपुर गांव की सड़क तक नहीं बनवाई। लेकिन हालात यहाँ के इतने बेकाबू है कि बरसात के मौसम में यहाँ से गुजरना दुश्वार हो जाता है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से बताना चाहूँगा, फिलहाल जो मौके की आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ के जंगलों से घिरा हुआ पूरा ये गाँव है और गाँव में जाने के लिए कोई भी रास्ते नहीं है। हालात यहाँ के बड़े नाजुक है और इन रास्तों से गुजरना यानी कि मौत को दावत देना। तस्वीरें देख रहे हो किस तरह से पूरा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िले का ये गांव मुजफ्फरपुर है, जहां यहाँ की आपने तस्वीरें देख रहे हो किस तरह से गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बात करें स्कूल के बच्चे, यहाँ सुबह पैदल 10 किलोमीटर यहाँ से गांव से स्कूल पड़ता है और जो पैदल यहाँ से स्कूल के बच्चे सुबह के टाइम में स्कूल 10 किलोमीटर पहुँचते हैं, लेकिन उनकी हालात को अगर बात की जाए, क्योंकि उनके जाने के लिए यहाँ पर रास्ते भी नहीं है, हालात बड़े बेकाबू है और जनप्रतिनिधि ने आज तक गाँव में कोई रास्ते नहीं बनवाए। लेकिन स्थिति की बात की जाए कि गाँव पूरा जंगल एरिया से घिरा हुआ है, कच्चे रास्ते यहाँ पर है, जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की हम बात करें, फिलहाल जहाँ डबल इंजन की सरकार है, सरकार दावे करती है कि हम डिजिटल इंडिया होने जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि हम आखिर कितनी तरक्की कर रहे हैं।
कहावत है कि तुम्हारी किताबों के रंग गुलाबी है, दावे सब झूठे किताबी है। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ सुनील जायसवाल। गांव का रास्ता बहुत खराब है, जिससे हम बारिश की वजह से भी स्कूल में नहीं जा पाते जी। यहाँ का रास्ता कोई ठीक करवाने का नहीं सोचता, इसलिए यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। दोपहर में भी यहाँ पे ऐसे लगता है जंगल में चाहे कोई किसी को मार के घेर दे, जब भी नहीं पता लगता। ठीक 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 ठीक। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप यहाँ का ये चाहते हैं कि यहाँ पे रास्ता बने अच्छा, ताकि यहाँ पे अब गाड़ियाँ भी नहीं चलती ज्यादा है। जो शादी बारात आती है, हाँ, तो गाड़ी जो रास्ता बन गया, कोई साधन ही नहीं आने का गांव में। बिल्कुल भी। गांव की समस्या है। हमारे गांव का जो रास्ता है ना, ये 3 किलोमीटर दूर का है, बहुत ज्यादा बेकार है। झाड़ झुंडे बहुत ज्यादा है। अच्छा। पहाड़ का किनारा सा है, बहुत ज्यादा खाड़ी वाली है इसमें, बहुत बेकार रास्ता, मतलब कि ज्यादा बेकार है। लगभग कितने किलोमीटर का रास्ता है? लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो गांव में कोई रास्ता ही नहीं है? कोई रास्ते नहीं, बहुत बेकार ही रास्ता बस। तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, बरसात में तो बहुत ज्यादा समस्या है। तो जब बरसात में पानी भर जाए यहाँ रास्तों पे कैसे जाते हो गाँव में? बस घर में रहे, कोई समस्या नहीं। शादी कार्ड बांटने गया था, रास्ते की इतनी हालत खराब है, मोड़ गाड़ी का सारा टूट गया। अच्छा। और इस गांव का जीवन खराब है, कोई ना नेता सुने ना कोई सुने। अच्छा अच्छा। सिर्फ वोट मांगना है ये लोग। इनका जीवन इतना खराब है। जवान बच्चे जी, लड़के, देखो ये सामने खड़ी लड़की है, पैदल स्कूल जाती है 10 किलोमीटर जमोदराबाद जी। कोई यहाँ सुनना नहीं आता, कोई ना सुना हुआ। शादी कार्ड बांटने गया था, रास्ते की इतनी हालत खराब है, मोड़ गाड़ी का सारा टूट गया। अच्छा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है।